नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। देखिए, अभी पेपर 1 हुआ था कल, कल हमने सेक्रेटरी का पेपर डिस्कस किया था, तो उसमें हमने देखा था कि जो इससे पहले भी पेपर 1 हुए हैं और अभी जो पेपर 1 लेटेस्ट हुआ वो पैटर्न कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और जो हमारी स्ट्रेटजी पेपर 1 के लिए चल रही है वो बहुत ही अनुकूल है, उसको हालांकि हम इम्प्रूव ही करेंगे। देखिए, कल के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे जिसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर की थी। नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल इंटरनेशनल डे में पूछा गया था, नेशनल स्पेस डे वहाँ पर पूछा गया था, वहाँ पर पूछा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये अभी हमने लेटेस्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, चाहे वो T20 के बारे में पहले का पुराना क्वेश्चन हो गया। तो हम धीरे धीरे स्ट्रेटजी को इम्प्रूव ही करेंगे और कोशिश हमारी हमेशा यही रहेगी कि जो 15 क्वेश्चन नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के कुछ पूछे जाते हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से रखें कि 10+ क्वेश्चन हमारी वीडियो से कवर हो सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो हम अपने टारगेट को जरूर जो है वो अचीव करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट 38th नेशनल गेम्स 2025। तो बोलते हैं 38th नंबर की नेशनल गेम्स अभी हुई, बोलते हैं इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जब 38th नंबर की नेशनल गेम स्टार्ट हुई थी तब हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड इनको होस्ट कर रहा है। अब ये गेम्स समाप्त हो गई हैं तो इनमें मेडल टैली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले तो बोलते हैं कि हिमाचल ने यहाँ पर 15 मेडल जीते। ये जो SSCB है इसने 121 मेडल जो है जीते हैं। ये SSCB है क्या? ये है सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ये आपने ध्यान रखना है। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है ये, कि इसने 121 मेडल जो है वो जीते हैं। और उसके बाद महाराष्ट्र के बोलते हैं कि महाराष्ट्र ने 201 मेडल जो है वो जीते हैं। और उसके बाद बोलते हैं हरियाणा ने हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल जीते हैं। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट नहीं है। हम सबसे पहले अपने हिमाचल के बारे में ही बात करते हैं। तो हिमाचल के द्वारा जो है 15 मेडल टोटल यहाँ पर जीते गए हैं। बिल्कुल सही बात है कि हिमाचल ने ही 15 मेडल यहाँ पर जीते हैं। और ये जो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है इसने 121 मेडल जो है वो जीते हैं और सबसे पहले नंबर पर ये रहा है 121 मेडल जीतकर। दूसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। और तीसरी स्टेटमेंट है कि महाराष्ट्र ने 201 मेडल जीते हैं, तो महाराष्ट्र ने भी 201 मेडल ही जीते हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने तो कहा कि ये जो SSCB है सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इसने ज़्यादा मेडल जीते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा है। देखो, यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको कि जो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है इसके द्वारा जो है गोल्ड मेडल जीते गए हैं कितने, 68, और महाराष्ट्र के द्वारा 54 गोल्ड मेडल जो है वो जीते गए हैं। अब जिसके द्वारा ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते जाए वो मेडल टैली में सबसे ऊपर रहता है। तो SSCB इसलिए ऊपर रहा क्योंकि इसने 68 गोल्ड मेडल जो था वो जीते थे। अगर हम सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की बात करते हैं तो 26 जो था वो इसके द्वारा सिल्वर मेडल जीते गए थे और 27 जो था वो इसके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे। महाराष्ट्र के द्वारा 54 गोल्ड मेडल थे, 71 जो था वो सिल्वर मेडल थे और 76 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। और हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा फिर हाईएस्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। हरियाणा का तीसरा स्थान रहा है। हरियाणा ने 153 मेडल जीते हैं। 48 हरियाणा के द्वारा गोल्ड मेडल जीते गए हैं, 47 जो है वो सिल्वर मेडल जीते गए हैं और 58 जो है वो इसके द्वारा हरियाणा के द्वारा जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। अपने हिमाचल की अगर हम बात कर लेते हैं कि हिमाचल के द्वारा कितने मेडल जीते गए हैं, हिमाचल के द्वारा 15 मेडल टोटल जीते गए हैं, जिसमें से 4 जो है वो गोल्ड मेडल हैं, 3 जो है वो सिल्वर मेडल हैं और उसके अलावा 8 जो बच जाते हैं वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो आते हैं। हिमाचल जो है वो टोटल 22nd नंबर पर जो है वो यहाँ पर रहता है। ये हम पढ़ेंगे भी आगे चलकर गिरिराज पत्रिका में, तो इतना सब आपने यहाँ से ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी पेड अ विजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम Feb 10 to 13 2025। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 से 13 फरवरी 2025 तक जो है किन देशों की यात्रा जो था वो की गई। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो था वो यात्रा की गई अभी फ्रांस की। फ्रांस के पहले तो वो गए फ्रांस के बाद गए वो USA। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जब वो फ्रांस गए थे तो फ्रांस में जाकर क्या कोई मेन कार्यक्रम था कि वो फ्रांस गए थे? तो फ्रांस के द्वारा जो है वो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट को जो था वो होस्ट किया गया। AI एक्शन समिट जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये फ्रांस ने होस्ट की है और इंडिया जो है वो यहाँ पर गया था। फ्रांस ने स्पेशल इनवाइट इंडिया को किया था। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ अच्छे संबंध हैं इंडिया के, और तब गए थे और इंडिया ने कहा कि अगली बार हम जो है उस AI एक्शन समिट को जो है वो होस्ट करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस जो है वो किया गया। उसके बाद गए वो USA, तो ट्रंप के साथ वहाँ पर मुलाकात हुई, एलन मस्क के साथ वहाँ पर मुलाकात हुई। और जब प्रधानमंत्री जो था वो फ्रांस गए थे ना तो इमैनुअल मैक्रोन के साथ वो 12 फरवरी 2025 को मुलाकात भी वहाँ पर जाकर करते हैं और मार्सिले शहर में जाकर जो है वो एक कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया का उद्घाटन भी जो था वो किया गया। तो ये ध्यान रखना है कि मार्सिले शहर में जो है वो इनके द्वारा एक वाणिज्य दूतावास, जिसको कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया बोला गया, वाणिज्य दूतावास का जो है उद्घाटन भी किया गया है। तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो फ्रांस और USA की विजिट जो है की गई 10 से 13 फरवरी के बीच में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं
हैं विच कंट्री इज होस्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी जो है वो किस शहर में की गई। तो विश्व, अगर हम बात करते हैं विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की 2025 की मेजबानी, तो वो दुबई UAE में की गई। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इस बार जो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई ना, ये 12वें नंबर की एडिशन थी, 12वें नंबर की एडिशन थी। और इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट थी, इसका इनॉग्रेशन, इसको एस्टेब्लाइज किया गया था 2013 में। तब से लेकर ये रेगुलरली हो रही है और अभी 12th एडिशन थी इसकी। तो ये दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो था वो इस बार इसको होस्ट किया गया। यहाँ से ज़्यादा कुछ बनेगा भी नहीं याद रखने के लिए। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाएगा और पॉइंट टू पॉइंट ही आपको इसका आंसर करना होगा। आगे बोलते हैं अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन मणिपुर। तो अभी जो है वो बोलते हैं मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया गया। बोलते हैं मणिपुर में जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया वो कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो लगाया गया। तो प्रेसिडेंट रूल जो लगाया गया, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया मणिपुर में आर्टिकल नंबर 356 के तहत। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये जो आर्टिकल 356 है ये प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात जो है वो करता है। और इसी आर्टिकल 356 के तहत हिमाचल प्रदेश में भी आज से पहले 2 बार जो है वो प्रेसिडेंट रूल जो है लग चुका है। एक बार 1977 में लगा था जब मोरारजी देसाई की सरकार होती थी, जिन्होंने नॉन कांग्रेस जो स्टेट थे उनको छोड़कर जितने भी कांग्रेस के द्वारा रूल्ड किए जा रहे स्टेट थे वहां पर प्रेसिडेंट रूल जो था वो लगा दिया था। तो 1977 में उस तरह के 9 ऐसे जो था वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट थे जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। हिमाचल इज वन ऑफ देम। और अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 356 के तहत अभी तक पूरी कंट्री में ना कितने स्टेट्स में अभी कितनी बार जो है ये रूल लग चुका है, तो अभी तक लगभग जो हमारे अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं उनमें 130 टाइम्स जो है ये प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। द हिंदू में एक आर्टिकल आया था स्पेसिफिक रूप से, वहां से मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ये स्पेसिफिक पॉइंट, पहली बार जो प्रेसिडेंट रूल लगा था ना वो जून 1951 में लगा था, पंजाब में लगा था। वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे गोपीचंद, जिनका नाम था गोपीचंद भार्गवा, उनके द्वारा रिजाइन कर दिया गया था। कुछ इंटरनल डिफरेंसेस हो गए थे कांग्रेस पार्टी में उस टाइम, तो उनके द्वारा रिजाइन किया गया था। तो वहां पर पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा था। और हिमाचल की हम बात कर रहे थे तो हिमाचल में जो दूसरी बार प्रेसिडेंट रूल लगा था वो 1992 में जो था वो लगा था। तो इस तरह से 2 बार हिमाचल में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। पहली बार कहां पर लगा था वो भी हमने जान लिया। अभी तक कितनी बार प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के तहत लग चुका है वो भी हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी जो लगती है वो कितने आर्टिकल्स के तहत इंडिया में लगती है और कितने टाइप की इमरजेंसी जो है वो है। तो देखिए इंडिया में जो इमरजेंसी है वो 3 तरह की इमरजेंसी है। एक तो आती है हमारे पास नेशनल इमरजेंसी, एक आती है नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल नंबर 352 के तहत जो है वो आती है। एक दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास प्रेसिडेंट रूल, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी जो है वो बोलते हैं। ये जो है वो आर्टिकल नंबर 356 के तहत जो है वो आती है। एक आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये आर्टिकल नंबर 360 के तहत 360 नंबर आर्टिकल के तहत जो है वो आती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो इमरजेंसी के अलग अलग आर्टिकल हैं इनमें क्या क्या खास बात है, किस तरह से होता है। ये जो आर्टिकल 352 है ना, ये तब लगता है जब कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन होता है। जैसे कि एक बार इमरजेंसी 1962 में इस आर्टिकल के तहत लगाई गई थी, एक बार 1971 में लगाई गई थी और एक बार 1975 में लगाई गई थी। तो इस तरह से ये इमरजेंसीज जो है वो 3 बार अभी तक लगी चुकी हैं आर्टिकल नंबर 352 के तहत। आर्टिकल नंबर 356 हम पढ़ चुके हैं, ये स्टेट वाइज लगती है। और आर्टिकल नंबर 360 के तहत अभी तक एक भी बार इंडिया में इमरजेंसी नहीं लगी है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की नौबत इंडिया में अभी तक एक बार भी नहीं आई है। एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर ये इमरजेंसी के प्रोविजन जो है वो आते हैं। अगर हम इमरजेंसी के पार्ट की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पार्ट नंबर 18 है जिसमें इमरजेंसी के प्रोविजंस की बात की गई है। तो ये आपने इस तरह से रखना है ध्यान। इस तरह से आर्टिकल पार्ट नंबर 18 है और इसके तहत जो है ये अलग अलग आर्टिकल्स के तहत जो है वो इमरजेंसी के प्रोविजन डाले गए हैं। तो इतना सब यहाँ से क्लियर हुआ। मणिपुर का हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो था वो रिजाइन किया गया था। तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर जिनके द्वारा रिजाइन किया गया था उनका नाम था एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह के द्वारा जो था वो रिजाइन किया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन जिसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया जाता वो ये भी बन सकता है कि ये जो इमरजेंसी यहाँ पर लगाई गई ये कौन सी डेट को लगाई गई थी। फरवरी 13 को ये लगाई गई। 13 फरवरी को जो था ये इमरजेंसी लगाई गई थी यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेटेड टू डेवलप IRIS सेमीकंडक्टर चिप। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जो है वो IRIS सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने के लिए जो है वो सहयोग किया है। तो ये इंस्टीट्यूशन एक तो इसरो है और दूसरा जो है वो IIT मद्रास है। तो IIT मद्रास और इसरो ने जो है वो आपस में कोलैब किया है ताकि वो जो है वो IRIS सेमीकंडक्टर चिप जो है डेवलप कर सके। ये चिप जो होगी वो देसी बनाई जाएगी, मतलब खुद हम यहाँ पर विकसित करेंगे इसको। और ये जो हमारा शक्ति
माइक्रो प्रोसेसर है उसके ऊपर जो है ये बेस्ड होगी। शक्ति माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर तो ये बेस्ड होगी ही होगी। यहाँ से जो है वो इंडिया की जो स्पेस में कंट्रोल करने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको भी जो है वो बढ़ाया जाएगा, ये कहा गया यहाँ से। तो इसरो और IIT मद्रास के द्वारा जो है वो यहाँ पर कोलैब किया गया। इससे पहले भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें जो है वो DRDO और IIT मद्रास के द्वारा जो था वो कोलैब किया गया था और एक लार्जेस्ट 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कंपोनेंट जो था वो लॉन्च की गई थी। तो वो IIT हैदराबाद हमने पढ़ा था और DRDO जो था वो साथ में पढ़ा था। अगर इसरो की बात हो रही है तो इसरो का चंद्रयान 3 हम बार बार रिवाइज करते हैं। जब चंद्रयान 3 वहाँ पर जाकर लैंड करता है जाकर चंद्रमा पर, तो उस डे को जो है वो इंडिया कहता है कि हम नेशनल स्पेस डे के रूप में बनाएंगे और अगस्त महीने की 23 को इंडिया नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया, हो सकता है अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नेशनल स्पेस डे की थीम क्या थी। तो 2024 में जो था वो जो हमारा नेशनल स्पेस डे मनाया गया उसकी थीम रखी गई थी टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून इंडियाज स्पेस सागा। ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी, टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून इंडियाज स्पेस सागा। ये हमने इसकी थीम पहले भी पढ़ रखी है, अभी आपने ध्यान रखनी है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए, या फिर आप आने वाले पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए और राज्य चयन आयोग के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो TGT सब इंस्पेक्टर JVT जैसे एग्जाम क्यों ना हो, तो उनके लिए आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमारी टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप जो है वो दे सकते हैं। आपको यहाँ से हिमाचल GK को अच्छी तरह से कवर करने का मौका मिलेगा, नेशनल इंटरनेशनल GK को कवर करने का मौका मिलेगा और साथ में इनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है और हिंदी इंग्लिश तो आप कवर करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर कोशिश यहाँ से ये है कि छोटी छोटी कमियां होती हैं जहाँ से एग्जाम में क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत आती है, ये 2 4 5 नंबरों का फर्क रह जाता है, उन कमियों को आप पूरा कर सकें और जो आपका टारगेट है उसको आप अचीव कर सकें। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो एक तो बेसिक क्वेश्चन जो HS वगैरह में बनता है कि ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है इसको वर्ल्ड बैंक जो है वो जारी करता है। अब इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ये 2023 का डाटा हमारे पास अभी है। तो बोलते हैं इसमें इंडिया का कौन सा रैंक रहा। इसमें इंडिया का जो था वो 38th रैंक जो था वो रहा। 38th रैंक इसमें इंडिया का रहता है, ये रैंक आपने ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर ना एक और बात जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 हमने पढ़ा था। ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 है इसमें इंडिया का रैंक जो है वो 39th जो है वो रहा है। इंडिया का रैंक 39th रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ये हमने टेस्ट सीरीज में पेपर 1 के लिए क्वेश्चन पढ़ा था, अभी 2-4 दिन पहले ही अपलोड हुई थी। एक और रैंक हमने पढ़ा था, हमने ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो था वो पढ़ा था। ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो जारी करता है और इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा था, इसमें भी इंडिया का 39th रैंक ही रहा था। तो इन दोनों को मैंने इसलिए रिलेट यहाँ पर किया क्योंकि एक तो हमने 38th रैंक पढ़ा, दूसरे हमने 39th 2 रैंक जो है वो ऐसे पढ़ लिए, तो याद रखने में थोड़ी सी सुविधा हो जाती है, ईजी थोड़ा सा याद रखने में हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर वही सब लिखा गया है जो मैंने आपको बताया। आउट ऑफ 139 कंट्रीज जो है वो यहाँ पर इंडिया का रैंक रहा था, ये 38th। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली कॉन्स्टेंटाइन तसोलस हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन Feb 2025। तो बोलते हैं कि हाल ही में कॉन्स्टेंटाइन तसोलस को फरवरी 2025 में किस देश का राष्ट्रपति जो है वो बनाया गया। तो इनको ग्रीस कंट्री का राष्ट्रपति जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनको ग्रीस का राष्ट्रपति जो है वो बनाया गया है, चलो सही है, इतना आप याद रख लेंगे। ग्रीस की कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है, ग्रीस की जो कैपिटल है वो है एथेंस, ATHENS, एथेंस इसकी कैपिटल जो है वो आपने ध्यान रखनी। कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैपिटल को कभी आप इग्नोर मत करना। और दूसरी यहाँ पर अल्जीरिया कंट्री भी जो है वो दी गई है, तो अल्जीरिया की जो कैपिटल है वो क्या है, अल्जीरिया की कैपिटल भी हम जान लेते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन में बन सकता है। अल्जीरिया की कैपिटल अल्जायर्स है, यहाँ पर मैं अल्जायर्स भी लिख देता हूँ जो इसकी कैपिटल है, ये तो आसान है, याद रह जाएगा। यहाँ पर रवांडा दिया गया है, रवांडा की कैपिटल क्या है, रवांडा की कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए कि रवांडा कंट्री की कैपिटल जो है वो किगाली है, किगाली, यहाँ पर मैं किगाली लिखता हूँ, किगाली इसकी कैपिटल है। और ईरान की कैपिटल तो आपको पता ही होगी, तेहरान जो है वो इसकी कैपिटल है, तेहरान ईरान की कैपिटल है। तो इतना सब यहाँ से आप कैपिटल्स के बारे में ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ से जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये 2-4 महीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा, उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं रह जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, पेपर 1 के ये फेवरेट क्वेश्चन है ऐसे इंस्टीट्यूशंस, और ये याद भी नहीं होते, दूसरा ये दिए भी नहीं गए होते किताबों पर ज़्यादा। तो या तो न्यूज़पेपर से ये सॉल्व होता है या तो आप कहीं से डाटा एक एक कर कलेक्ट करें। तो ये डाटा कलेक्ट करना है आपको। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर
इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं और उनकी लोकेशंस दी गई है। इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके हेडक्वार्टर एक तरह से यहाँ पर है। तो बोलते हैं आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस क्या नैनीताल में स्थित है, नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है। आगे बोलते हैं नेशनल एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के दिल्ली में स्थित है। और उससे आगे बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ग्वालियर में क्या स्थित है। और आगे बोलते हैं नेशनल वाटर स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूट जो है वो ऋषिकेश में स्थित है। पहले से बात करते हैं, ये जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज है ये नैनीताल में ही स्थित है, बिल्कुल सही बात है। ये जो आगे दिया गया है नेशनल एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये दिल्ली में ही स्थित है, ये भी सही बात है। उससे आगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट दिया गया है, तो ये तो पेपर 1 में अभी पूछा भी गया था। तो ये ग्वालियर में मध्य प्रदेश में ही स्थित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब हमारे पास ऑब्वियसली एक ऑप्शन बच जाता है और वही जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। ऑप्शन डी करेक्टली मैच नहीं है। ये जो नेशनल वाटर स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है, ऋषिकेश में नहीं है, ये गोवा में जो है वो आता है। गोवा में ये इंस्टीट्यूशन आता है। यहाँ से हम 4 इंस्टीट्यूशंस को याद रखेंगे और जो करेक्ट वन है नेशनल वाटर स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूट ये गोवा में जो है वो स्थित है। अच्छा, गोवा की कैपिटल कहाँ पर है, पणजी में गोवा की कैपिटल जो है वो आती है। और गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो इंडिया का आता है और इसका जो एरिया आता है गोवा का वो कितना आता है 3702 स्क्वायर किलोमीटर आता है, जहाँ पर पूरे हिमाचल का एरिया हमें कितना देखने को मिलता है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है। तो गोवा बहुत ही छोटा है, उस हिसाब से 3702 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया आता है। हमारा जो स्मॉलेस्ट स्टेट है वो तो गोवा है, जो लार्जेस्ट स्टेट हमारा आता है वो कौन सा है, वो राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट आता है इन टर्म ऑफ एरिया। अगर आप इंडिया के मैप पर गोवा के ऊपर नज़र डालेंगे तो ये है गोवा, छोटा सा स्टेट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि इसके ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में क्या क्या है, तो इस तरह से डायरेक्शंस बना लेंगे आप ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कर। तो अगर आप इस तरह से ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर कर्नाटक आ जाता है, इसके वेस्ट में देखेंगे तो अराबियन सी आ जाता है, ऊपर की तरह देखेंगे नॉर्थ की तरफ तो महाराष्ट्र आ जाता है, नीचे इसका अराबियन सी ही है। वैसे ये कर्नाटक के साथ ही नीचे को बाउंड्री टच कर रहा है और नीचे को अराबियन सी ही देखने को हमें मिल जाता है। तो इस तरह से मैप भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैप भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा गया था और छत्तीसगढ़ के वेस्ट में मध्य प्रदेश आता है, इस तरह से पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ से भी हमने गोवा के बारे में ये डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु हैज़ वॉन द 2024 पुलिट्जर प्राइज फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो ये अभी का करंट अफेयर नहीं है, ये हमने पहले करंट अफेयर डिस्कस किया था, परंतु ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था 2024 में जो पब्लिक सर्विसेज के लिए पुलिट्जर प्राइज दिया गया है वो किसको दिया गया, और क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी 2024 के लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए किसको ये अवार्ड दिया गया था। तो हम डिटेल में जब पढ़ते हैं तो मैंने डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ था और पीडीएफ्स भी टेलीग्राम पर होंगी। बोलते हैं 2024 का जो पुलिट्जर प्राइज है पब्लिक सर्विस के लिए दिया गया है प्रो पब्लिका ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब पुलिट्जर प्राइज दिया कौन सी फील्ड में जाता है, तो ये जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है, एक बात आपने ये ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखो 2024 के जो पुलिट्जर प्राइज हैं वो जर्नलिज्म कैटेगरी में किस किस को जो था वो दिए गए, वो हम देखेंगे। यहाँ पर पब्लिक सर्विसेज में आपने पढ़ लिया, प्रो पब्लिका को जो है वो दिया गया है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग दूसरे नंबर पर ही मैंने यहाँ पर मैंशन किया था उस टाइम, और ये हनाहा ड्रायर को दिया गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये काम करते हैं। और उससे आगे जो है वो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए जो अवार्ड दिया गया है वो स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को ही जो है ये अवार्ड मिला है। और जो एडिटोरियल राइटिंग में अवार्ड मिला है वो डेविड ई हॉफमैन को मिला है, ये वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं। आगे बोलते हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी के लिए अवार्ड मिला है वो फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ रूटर्स न्यूज़ एजेंसी को मिला है। आगे बोलते हैं जो फीचर फोटोग्राफी के लिए मिला है वो फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसी को जो है वो मिला है। उससे आगे ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड जो है ये स्टाफ ऑफ इनविजिबल इंस्टीट्यूट एंड यूएसजी ऑडियो को जो है वो दिया गया है। तो इस तरह से ये पुलिट्जर प्राइज दिए गए हैं। पुलिट्जर प्राइज जो है वो जर्नलिज्म में दिया जाता है और इस प्राइज़ को स्टार्ट कब किया गया था, तो 1917 में, 1917 में जो था वो इसको 1917 में इसको जो था वो स्टार्ट किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसको स्टार्ट कब किया गया था। 2024 के आपने जान ही लिए कि किस किस को ये 2024 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो बोलते हैं यहाँ पर कि वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो फरवरी महीने की 13 तारीख को मनाया जाता है। द थीम ऑफ 2025 इज रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, की 2025 में इसकी थीम रेडियो और क्लाइमेट चेंज रखी गई थी। बोलते हैं कि यूनेस्को ने वर्ल्ड रेडियो डे को डिक्लेयर किया था 2011 में। और आगे बोलते हैं कि रेडियो की जो इन्वेंशन हुई थी वो जी मार्कोनी के द्वारा हुई थी, जिनका पूरा नाम जो है वो गुग्लियमो मार्कोनी है। गुग्लियमो मार्कोनी इनका नाम है और इनके द्वारा क्या रेडियो इन्वेंट किया गया था। तो हम देखते हैं कि इनमें से नॉट करेक्टली मैच वाली स्टेटमेंट कौन सी है।
सबसे पहले हम वर्ल्ड रेडियो डे की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि 13 फेब को ही मनाया जाता है और 13 फेब को ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। टेलीग्राम पर मैंने क्विज भी इसका डाला था। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें फॉलो किया है तो आपने उसकी थीम भी वहाँ पर प्रैक्टिस की होगी। इसकी जो थीम थी 2025 में वो रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज थी, तो ये भी सही बात है। अब बोलते हैं कि वर्ल्ड रेडियो डे जो था वो डिक्लेयर किया गया था 2011 में यूनेस्को के द्वारा। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि यूनेस्को के द्वारा जो था वो इसको जो था वो डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड रेडियो डे को 2011 में। तो हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट भी सही हो जाती है और चौथी स्टेटमेंट कि जी मार्कोनी के द्वारा जो था वो इसको रेडियो को जो था वो इन्वेंट किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही हो जाती है। तो हमारे पास सारी ही स्टेटमेंट सही हैं। इस तरह से हमारे पास ऑल ऑफ दीज, ये ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज हमारे पास सही आंसर है। यहाँ पर देखिए आप बोलते हैं यूनेस्को डे जो था वो डिक्लेयर किया गया था, यूनेस्को के द्वारा जो था वो वर्ल्ड रेडियो डे को डिक्लेयर किया गया था 2011 में और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था 2012 में। तो ये 2 पॉइंट हो गए कि इसको जो था वो अडॉप्ट कब किया गया था और इसको जो था वो यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर कब किया गया था। और जी मार्कोनी के द्वारा जो था वो इसको जो था रेडियो की इन्वेंशन का जो है वो क्रेडिट जाता है और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी मिला था 1909 में इनको फिजिक्स में जो था नोबेल प्राइज दिया गया था। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन जो था वो हमारा सॉल्व होता है। हमने जो इंपॉर्टेंट डे अभी तक पढ़ रखे हैं फरवरी महीने के, उसमें हमने देखो आपको नोट्स तो बनाने पड़ेंगे ना फरवरी महीने के अलग से। फरवरी महीने के जो इंपॉर्टेंट नोट्स में आप ऐड करेंगे वो आप नेशनल वुमेन्स डे जो है वो एक ऐड कर लेंगे। नेशनल वुमेन्स डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये फरवरी महीने की जो है वो 13 तारीख को ही मनाया जाता है। नेशनल वुमेन्स डे भी 13 फरवरी को ही जो है वो मनाया जाता है। और जो आप पढ़ते हैं ना कि मार्च महीने में 8 मार्च को एक इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है। और रेडियो डे तो आपने पढ़ ही लिया 13 फेब वाला कि 13 फेब को जो है वो मनाया जाता है। उससे पहले रेडियो डे से पहले जो है वो कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, तो 11 फरवरी को जो है वो वर्ल्ड यूनानी डे जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है, वो फरवरी महीने की 11 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। उससे पहले भी क्या कोई इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, अगर मनाया जाता है तो कौन सा। तो वर्ल्ड कैंसर डे हमने पढ़ रखा है कि वर्ल्ड कैंसर डे फरवरी महीने की 4 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। और 2025 में जो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया उसकी थीम क्या रखी गई थी, उसकी थीम रखी गई थी यूनाइटेड बाय यूनिक, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। यूनाइटेड बाय यूनिक कर इसकी थीम जो था वो रखी गई थी वर्ल्ड कैंसर डे की। और फरवरी महीने में पूरे महीनों में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे आता है वो आता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे फरवरी महीने की 2 तारीख को यानी कि 2 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या रखी गई थी, वो रखी गई थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ये थीम जो था वो इसकी रखी गई थी। तो ये भी मैंने टेलीग्राम पर इसकी थीम जो था वो डाली थी और वहां से आपने प्रैक्टिस भी की थी। सिर्फ 46% लोगों ने थीम जो था वो सही टिक की थी, बाकी के बच जाते हैं तो उन्होंने गलत टिक की थी। तो ये आपने थीम का क्वेश्चन क्लियर कर लिया, आपने इंपॉर्टेंट डे फरवरी के कर लिए, हमने जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट डे इसी तरह जो है उससे पहले पढ़ रखे हैं। अभी आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड द मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन। तो बोलते हैं ये जो साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ये अभी होस्ट की गई इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में जो है ये होती है। तो आपने 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कमेंट करके आप जल्दी से अपना आंसर बताएंगे कि कौन सी कंट्री के साथ होती है। इससे पिछले वाला जो एडिशन था उसमें मैंने डिटेल से बताया था। पिछले वाले एडिशन का और इस एडिशन का जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।